स्वाहा। ओम प्रकाश ओम यादव, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्या हाल है थोड़ा? ओ बादशाह मैसेज करो, मैसेज नवीन राज राजौरिया, उत्तम अग्रवाल, कुल लक्षा, गुड मॉर्निंग कुल लक्षा बेटा, क्या हाल है भाई? रवि गिरी, अमित कुमार, गौरव शर्मा, नवीन राज, पवन शॉ, सर आ जाइए, सफर को आगे बढ़ाते हैं। ले भाई आगे, सफर आगे बढ़ाते हैं, आइए मेरे प्यारे। देखिए वो सवाल में कह रहा है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉई इन इंडस्ट्री इज रुपीज 600। कहते हैं कि इंडस्ट्री में सभी एम्प्लॉई की पर हेड सैलरी 600 है। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर, कहते हैं 120 ऑफिसर उनकी सैलरी है 4000 रुपए। 120 है ऑफिसर, 120 है मेरे प्यारे ऑफिसर, इनकी सैलरी है 4000 रुपए पर पर्सन। एंड द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई इज इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई इज 560। और कहता है बाकी रेस्ट एम्प्लॉई यानी और कुछ ऑफिसर होंगे, कुछ नॉर्मल एम्प्लॉई होंगे या कुछ नॉन ऑफिसर होंगे। तो नॉन ऑफिसर की जो सैलरी वो 560 रुपए पर पर्सन। ठीक है, ऑफिसर की सैलरी 4000 रुपए पर पर्सन, नॉन ऑफिसर की सैलरी 560 रुपए पर पर्सन। हाँ जी, और पूरे स्टाफ की जो सभी की कुल मिला के जो एवरेज सैलरी वो है 600। तो सवाल में मुझसे पूछा टोटल एम्प्लॉई बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताइए कितने हैं। मेरे बच्चे ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की कुल मिला के संख्या पूछा कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4000 में से 600 है तो 600 में 540, 0 से 0 गया 4 एकम 4, 4 एकम 4 है 4 8 32 4 4 20, 1 नंबर 85। इसका मतलब ये हुआ मेरे जो कि अगर ऑफिसर की संख्या 1 है तो नॉन ऑफिसर की संख्या होगी 85। अगर ऑफिसर 1 है तो नॉन ऑफिसर 85। तो मेरे जो 1 यूनिट अगर ऑफिसर है, भाई 1 ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर 85, तो टोटल एम्प्लॉई क्या हुए? 1 नंबर 85 कितने हुए? 85। तो टोटल एम्प्लॉई होंगे मेरे 86 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की एक्चुअल में वैल्यू बताने लगा है वो है 120। तो 86 यूनिट की वैल्यू 86 120, 0 12 72 12 72 2 7 12 96 103 10320। तो इसका मतलब मेरे 320 में टोटल एम्प्लॉई यानी मेरे जो कंपनी में कुल मिला के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 10320 10320। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास 16.66 ईयर। कहता है लड़कों की जो औसत आयु है वो 16.66 साल है। 66 साल का मतलब 16 सही 2 के 3 यानी 16 के 48 तो 50 बटे 3 साल लड़कों की औसत आयु इतनी। जबकि वहीं कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ गर्ल्स लड़कियों की जो औसत आयु है वो है मेरे 18 सही 3 बटे 4 18.75 लिखेंगे 18 सही 3 बटे 4 18 तो 72 3 75 बटे 4 लड़कियों की औसत आयु 75 बटे 4 साल पर स्टूडेंट। हां जी, दस द एवरेज एज ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 40 40 बच्चों की औसत आयु 17.5 साल 40 से 40 बच्चों की औसत आयु 17.5 साल 17.5 का मतलब क्या होगा भाई 17 सही 1 बटे 2 17 दूनी 34 35 बिल्कुल ठीक है। अब अब यहाँ करते हैं आओ मेरे पेरेंट्स बड़े में से छोटा घटाएंगे बड़ा बड़े में से छोटा घटाएंगे 75 बटे 4 माइनस 35 बटे 2 और यहाँ 35 बटे 2 में से मेरे बच्चे मुझे घटाना है 50 बटे 3 तो मेरे पेरेंट्स में 4 5 बटे 4 और यहाँ मेरे बच्चे 35 की 105 50 दूनी 100 तो यहाँ 5 बटे 4 5 कम 5 5 कम 5 2 दूनी 4 2 के 6 3 को इधर गुणा करेंगे 2 को उधर ले तो 3 नंबर तो है। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या मेरे बच्चों आपने ठीक है टोटल बच्चे कितने 3 और 2 5 तो 5 यूनिट में मेरे बच्चों को मिला के बच्चों की संख्या दी रखी है। तो सवाल में बच्चों की संख्या रखी है तो कक्षा में 40 आता है 40 स्टूडेंट है भैया तो 5 यूनिट 40 को तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 8 तो 1 यूनिट 8 है तो 2 यूनिट 8 दूनी 16 और 3 यूनिट 8 की 24 यानी मेरे बच्चे लड़कों की संख्या 24 साल होगी तो लड़कियों की जो संख्या होगी वो होगी 16 साल। अगर लड़कों की संख्या 24 साल होगी तो मेरे लड़कियों की संख्या होगी वो होगी 16। इसी भाई बहन को लोग कहते हैं तो सवाल में कक्षा में लड़कियों की संख्या कहता है कक्षा में लड़कियों की संख्या कहता है तो मेरे कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी वो होगी 16 साल कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी वो होगी 16 साल। यही आपसे मैंने सवाल में पूछा। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है मैन इज एम्प्लॉयड ऑन कंडीशन दैट ही इफ ही विल देखना आंसर देखना इस कंडीशन पे कहा गया अगर वो आएगा ही विल रिसीव 200 पर डे तो डेली 200 रुपए मिलेंगे। बट अगर वो छुट्टी करेगा तो 70 रुपए पर डे के हिसाब से काट दिए जाएंगे। कहता भैया अगर वो आया तो डेली मिलेंगे 200 रुपए अगर वो आया मेरे तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे और अगर उसने करी छुट्टी तो वो 70 रुपए के हिसाब से माइनस कर दी जाएगी 70 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा काटा जाएगा। और उसने कुल मिला के 4380 रुपए रिसीव किया है सैलरी फॉर 30 दिन के लिए 4380 रुपए मेरे तो सैलरी मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि अगर वो पूरे पूरे 30 के 30 दिन वो काम पे आता तो तनख्वाह बन जाती 6000 रुपए बिल्कुल ठीक है और 30 के दिन छुट्टी करता तो मेरे तो तनख्वाह बन जाती माइनस 2100 रुपए बिल्कुल ठीक है क्योंकि डेली पेनल्टी 70 रुपए और सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के पेनल्टी है 4380 रुपए कुल मिला के पेनल्टी मेरे तो 4380 रुपए मतलब कुल मिला के तो कितने दिन काम किया कितनी छुट्टी बड़ा कौन है 6000 में से 4380 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 1620 और 4380 से मेरे तो माइनस करेंगे माइनस 2100 तो ये आएगा मेरे 4380 माइनस माइनस प्लस 2100 तो 0 8 3 और 1 4 0 8 3 और 1 4 4 बचे 6480। ध्यान देना तो इसमें से माइनस करेंगे माइनस 2100 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब सोल्व करोगे तो 1620 का कितना है 1664 4 गुना तो 4 नंबर ठीक है। इसका मतलब 4 दिन को काम किया है तो बाबू एक दिन छुट्टी है टोटल डेज कितने 4 5 यूनिट जबकि एक्चुअली 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 30 दिन को तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दिन तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 से 24 दिन 1 यूनिट की वैल्यू 6 तो 6 दिन। इसका मतलब मेरे पेरेंट्स ये हुआ कि वो काम पे 6 दिन आया होगा तो 24 दिन मेरे पेरेंट्स की होगी छुट्टी। तो सवाल में पूछा कि बताओ जिस दिन काम पर नहीं आया वो कितने दिन थे तो मेरे भाई 6 दिन से मिला के छुट्टी थी तो उसने पूछा कितने दिन काम पर नहीं आया तो मेरे पेरेंट्स 6 दिन काम पर नहीं आया। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है कि परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर लेता है यानी अगर सही उत्तर देगा तो उसको भैया नंबर मिलेंगे 4 और हर एक गलत उत्तर के लिए मेरे पेरेंट्स 1 अंक खोलेगा 1 अंक खोलेगा मतलब माइनस में 1 नंबर मिलेगा। यदि कुल मिला के 60 प्रश्नों के उत्तर देने और 130 अंक प्राप्त करता है तो उसके बाद सही उत्तर सही कितने आंसर दिए तो मेरे पेरेंट्स ऐसे लिखिए कहता भाई हर सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलेंगे बिल्कुल ठीक है और हर गलत उत्तर के लिए मेरे पेरेंट्स उसके अंक 2 कट जाएंगे। सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलेंगे हर गलत उत्तर के लिए 2 ही एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोलेगा गलत उत्तर के लिए 1 नंबर खोलेगा कुल मिला के 60% तो मेरे पेरेंट्स ऐसे देखो 60 के 60 सही कर देता तो 240 नंबर मिल जाते और 60 के 60 गलत कर देता तो मेरे बच्चे 60 नंबर आते। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया कुल मिला के 130 नंबर आए अब कैसे ठीक करोगे सब बड़े वाले में से छोटा 240 में से 110 और 130 में से माइनस करेंगे छुट्टी माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 190। अब मेरे पेरेंट्स सॉल्यूशन क्या बताएगा 19 नंबर क्या इसका मतलब मेरे पेरेंट्स अगर 19 सवाल सही किए हैं तो 11 सवाल मेरे पेरेंट्स गलत किए टोटल सवाल कितने 19 जमा 19 जमा 30 तो 30 यूनिट सवाल से कुल मिला के टोटल किए जबकि टोटल सवाल है कितने भैया 60 तो 30 यूनिट 60 सवाल तो 1 यूनिट 2 सवाल तो 11 यूनिट 22 सवाल यानी मेरे पेरेंट्स 22 क्वेश्चन उसने गलत किए ये सही है गलत किए और भैया 19 दूनी 38 सवाल मेरे पेरेंट्स ठीक किए 38 सवाल से ठीक किए और 22 सवाल से गलत किए। अब हमसे पूछो उसके द्वारा सही उत्तर की संख्या कितनी मेरे पेरेंट्स आंसर होगा 30 क्या होगा 30। देखिए मेरे सवाल में क्या स्टूडेंट प्लस 3 मार्क्स फॉर ईच आंसर कहता है बच्चे को हर सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलते हैं सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स पर क्वेश्चन और हर गलत उत्तर के लिए मेरे पेरेंट्स उसके नंबर करते हैं 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है उसने कुल मिला के 250 सवाल सोल्व किया 250 क्वेश्चन सोल्व किया मेरे 250 का ट्रैक कर देता तो 25 के 750 नंबर आते और 250 मेरे पेरेंट्स अगर गलत कर देता तो 250 का 0.5 काटेंगे तो माइनस 700 यानी नंबर करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उसने कुल मिला के नंबर उसके थे वो आए मेरे पेरेंट्स 470 कुल मिला के नंबर आए मेरे पेरेंट्स 470 है। हां जी बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे बड़े में से छोटा तो 750 में से 470 घटाओगे 10 में 7 3 14 में 7 7 6 में 4 230 230
और मेरे पे अब करेंगे बड़े में से करेंगे तो 477 माइनस करेंगे छोटी छोटी चीज माइनस 125 तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 7 12 2 1 7 2 9 10 4 5 600 ये कहां से अब मेरे पे कैलकुलेट करते हैं तो 602 किसे कर रहा है भाई 6 7 7 7 56 42 7 21 7 7 कर रहा है 7 2 8 56 हो गया 7 42 और 7 21 7 7 21 6 7 यानी रेशियो है मेरे पे 86 39 यानी सही सवाल 86 है तो गलत सवाल 39 ठीक है तो टोटल सवाल कितने मेरे पे तो 86 जमा 39 तो टोटल सवाल 15 8 11 125 मिनट सवाल है जबकि एक्चुअल में टोटल क्वेश्चन कितने 250 तो 1 मिनट की वैल्यू 2 तो 86 मिनट की वैल्यू 2 से 12 2 से 16 17 और 39 दूनी 78 यानी 78 सवाल मेरे पे गलत पड़े हैं और 172 सवाल ठीक पड़े हैं ठीक है तो उसके बाद गलत किए प्रश्न कितने तो दैट इज 78 मेरे नंबर में जल्दी से भाई कितने बचे आपको बहुत अच्छे से समझिए करिए ये सवाल बहुत प्यारा है देखिए मेरे सवाल बहुत जबरदस्त है ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा है स्क्वायर रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर कहता है कमरा है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय स्क्वायर कहता है कि बनाता हूं उसके हिसाब से समझ में आएगा कहता है भैया ये कोई कमरा है लेकिन कमरा जो है वर्गाकार तो मेरे अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कहते हैं इसका एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर 100 वर्ग मीटर तो तय है कि भैया इस वर्ग की ऊंचाई लंबाई कितनी होगी 10 क्योंकि एरिया का स्क्वायर रूट साइड लेंथ होगी ठीक है कहता है देयर इज स्क्वायर रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय स्क्वायर कारपेट कहते हैं इसका सेंटर है वहां पे एक वर्गाकार कारपेट बिछी है एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड बाय ऑयल क्लॉथ और कहता है बाकी जो बच गया है उस पे ऑयल क्लॉथ से ढका हुआ है इस तरीके से मतलब मेरे ये हुआ कि आप ये समझिए कि यार इसके बीचों बीच में एक स्क्वायर कारपेट बना हुआ है इसके बीचों बीच में स्क्वायर कारपेट बना हुआ है एक वर्गाकार चटाई डाली हुई है इसके बीचों बीच बहुत बढ़िया हां जी और कहता है बाकी जो हिस्सा बच गया है इस हिस्से में मेरे कहता है एक नॉर्मल कारपेट डाल दिया यानी देसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कहता हूं कि यहां तो हमने कारपेट बिछा दी ठीक है जी और जो बाकी सब बच गया है जो बाकी सब बच गया है मेरे को लेट्स से ये वाला हिस्सा इस हिस्से पे कहता है उसने क्या कर दिया है एक कपड़ा बिछा दिया सेंटर में मेरे सवाल में कह रहा है कि कारपेट डाली हुई है और बाहर जो जो इलाका बच गया जो रास्ता बच गया इसके ऊपर कहता है कि हमने सामने कपड़ा बिछा दिया अब सवाल में कह रहा है कालीन और कपड़े की लागत है 18 रुपए 7.5 रुपए जो ये कालीन है ये वाली जो कालीन है इसका रेट है 18 रुपए प्रति मीटर और कहता है जो सामान्य कपड़ा है 18 रुपए प्रति मीटर जो सामान्य कपड़ा है उसका रेट 7.5 रुपए पर मीटर प्रति मीटर तो ये है मेरे कपड़े का रेट ये है मेरे कारपेट का रेट कहता है इस पे जो कुल मिला के खर्चा हुआ है पूरे इस पे मकान को बनाने में मतलब इस पूरे कमरे को ढकने में इस पे खर्चा हुआ 1422 रुपए कहता है कुल मिला के टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 1422 रुपए देखिए मेरे सवाल बहुत ही प्यारा है समझने के लिए फिर से समझाता हूं सवाल में क्या है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार कमरा है हमने यहां से निकाल लिया एरिया 100 साइड लेंथ 10 साइड लेंथ क्या होगी मेरे 10 क्यों क्योंकि जो एरिया होता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं साइड लेंथ होती है कहता है कमरे का मध्य भाग चौकोर कालीन से ढका हुआ है बीचों बीच में चौकोर कालीन डाली हुई है और शेष फर्श को तेल के कपड़े दोनों कपड़े से ढका हुआ है ब्लू कलर का कपड़ा है दोनों कपड़े से ढका हुआ है कहता है कालीन और कपड़े की लागत 18.7 है कालीन और कपड़े की लागत है 18.7 है यानी हमने इनकी 7.5 मीटर कहता है कुल लागत खर्चा है 1422 रुपए पूरी इसको बनाने का तो हमसे सवाल पूछा है इस कपड़े की चौड़ाई बताइए भाई ये जो कपड़ा है ये कितना चौड़ा है यहाँ से चौड़ाई क्या है आपको बताइए आइए मेरे समझाने की कोशिश करता हूं बहुत ही खूबसूरत सवाल है मजा आ जाएगा आपको पढ़ के देखिए बाबू भाई दो चीजों से बना हुआ है एक कारपेट और एक क्लॉथ उसे ऑयल क्लॉथ कहते हैं कारपेट का रेट है वो 18 रुपए प्रति मीटर और क्लॉथ का रेट 7.5 रुपए प्रति मीटर 7.5 रुपए प्रति मीटर अब मेरे पे ध्यान से बात सुनना क्या इसका कहानी है कि अगर मैं ये कहूं पूरे फर्श का एरिया कितना है 100 वर्ग मीटर तो मेरे पे जो मान लो अगर 100 के 100 वर्ग मीटर पे कारपेट बिछा दी गई होगी तो खर्चा होगा 1800 रुपए बिल्कुल ठीक है और 100 के 100 वर्ग मीटर पे कपड़ा बिछा दिया गया होता है नीचे तो उसकी लागत 750 रुपए पहले की बात तो समझो बताओ है नहीं है और मेरे पे कुल मिला के जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है 222 रुपए आउट सेट करें आप कैसे सेट करोगे 1800 में से 222 घटेगा तो 1800 में से 222 घटाओगे क्या आएगा बताओ तो आपको 1800 में से 222 घटाना है तो 10 में हो गया 8 और 9 में हो गया 7 यहाँ से 3 तो ये डिफरेंस है मेरे पे 308 है अब मेरे पे मुझे दिखना है 1422 में 750 भी घटाना है 1422 में 750 भी घटाना है तो भाई 12 में 2 में से 2 गया है ना और मेरे भाई ये बचा 12 में से 5 गया 7 और भैया यहाँ बचा कितना 13 7 675 2 7 5 12 7 13 675 अब देखिए मेरे अब कहीं को सेट करते हैं कैसे देखो काटते हैं 4 से 11 4 से 11 4 से 11 872 और 4 से 4 4 नहीं जा रहा दूसरा काटा तो दूसरे में बात है 7 2 6 7 3 18 7 2 और 3 से जा रहा है नहीं मुझे काटना चाहिए 12 से तो 12 5 60 12 6 72 यहाँ मैं काटूंगा मेरे भाई तो 12 3 36 है ना नहीं मेरे को काटना चाहिए 12 36 6 से काटना चाहिए क्योंकि दूसरे कटेगा 3 से कटेगा 6 6 6 6 12 और यहाँ 6 कटेगा 6 36 6 18 बिल्कुल ठीक है अब किसे कटना है मुझे अब 7 से कटेगा 7 7 7 नहीं 7 से कटेगा 7 7 50 7 16 7 63 यानी मेरे रेशियो है 16 अनुपात रेशियो आ गया 16 अनुपात इसका मतलब कारपेट पे जो मैंने एरिया यूज किया वो 16 यूज किया क्लोथ पे मैंने एरिया यूज किया तो यहाँ है पर स्क्वायर मीटर यहाँ पर स्क्वायर मीटर मेरे पेपर इसका एरिया का रेशियो आ गया 16 अनुपात तो ये कारपेट पे मैंने 16 यूज किया 16 यूज किया क्लोथ यूज किया तो टोटल एरिया 25 मिनट जबकि एक्चुअल में टोटल एरिया पूरे कमरे का वो है 16 मीटर पूरे कमरे का एरिया मेरे को है 16 मीटर तो 25 मिनट 16 मीटर तो 1 मिनट की वैल्यू 4 तो 16 को 64 तो ये एरिया मेरे 64 मीटर और 9 36 ये एरिया 36 मीटर हाँ जी इसका मतलब मेरे पे तो कपड़े का ये वाला हिस्सा कारपेट का हिस्सा इस कारपेट का एरिया ढूंढने जाओगे ना वो तो कारपेट का एरिया है वो आ रहा है 64 तो कारपेट का एरिया 64 वर्ग मीटर है तो ये बड़ा बोला था उसने ये तय हुआ कि एरिया 64 तो साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 8 बिल्कुल यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी मेरे 8 बिल्कुल ठीक है अच्छा ये पूरी साइड लेंथ कितनी है 10 है मेरे पूरी साइड लेंथ 10 है ये लेंथ 8 है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिला के कितनी होगी 2 क्योंकि ये 8 है दोनों 2 ही 10 होगा तो दोनों में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर होगी मेरे पे और 1 मीटर होगी तो सबसे नीले वाले कपड़े की चौड़ाई कितनी है तो मेरे पे आंसर आएगा 1 मीटर नीले वाले कपड़े की चौड़ाई है तो जो आपका राइट आंसर होगा सवाल का वो होगा 1 मीटर कपड़े की चौड़ाई अब मुझे पहले से कमेंट करके कितने बच्चे समझे कितने नहीं अब इसी तरह मैं एक सवाल और ले रहा हूं आपको समझाने के लिए जरा समझिए पढ़िए सेम इसी तरह क्वेश्चन और ले रहा हूं देखिए मेरे भाई सेम ही सवाल है सवाल में कह रहा है वर्गाकार कमरा जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है ये मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है यानी मेरे पे कमरा है और कमरा जो है वर्गाकार है बाबू कमरा जो है वो आपका वर्गाकार है कहता है इस कमरे का जो एरिया है ना इसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है इसकी ऊंचाई 10 मीटर बहुत बढ़िया सुंदर तो मेरे पे इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे का एरिया कितना हो गया इसका एरिया हो गया 16 मीटर बहुत ही सुंदर अब कहता है इसके बीचों बीच कालीन बिछा हुआ तो कालीन होगी वर्गाकार कहता है इसके बीचों बीच कालीन बिछा हुआ बीचों बीच कालीन बिछा हुआ और कहता है बाकी हिस्सा जो है वो बाबू कह रहा है सवाल में कि बाकी हिस्से में क्या बिछा हुआ है कालीन बिछी हुई है मतलब सेंटर में कालीन और बाकी हिस्से में कोई नॉर्मल क्लोथ लगा हुआ है सवाल में कह रहा है क्या कहता है कि कालीन की जो कीमत है वो है 15 रुपए प्रति मीटर और जो नॉर्मल कपड़ा की कीमत है मेरे पे 6.5 रुपए प्रति मीटर तो क्या कपड़े की चौड़ाई बताइए क्या होगी ये हमारा सवाल टोटल खर्चा है वो 1338 रुपए 50 पैसे खर्चा है 1338 रुपए 50 पैसे मेरे पे खर्चा है कुल मिला के सवाल में कह रहा है कि कपड़े की चौड़ाई क्या होगी अब देखिए मेरे भाई अब कहानी को समझाता हूं देखो भाई दो तरीके से मिश्रण बनाओ एक कारपेट का और एक नॉर्मल क्लोथ का मेरे कारपेट का रेट 15 रुपए प्रति मीटर और क्लोथ का रेट 6.5 रुपए प्रति मीटर हाँ जी अब सवाल में कह रहा है कि टोटल एरिया जो है इस पूरी सीट का वो है 16 मीटर तो 16 मीटर मेरे पे कारपेट बिछा दे तो खर्चा है 1500 और 16 मीटर का सामान्य कपड़ा बिछा दे तो खर्चा है मेरे 650
जबकि कुल मिला के मेरे जो खर्चा आ रहा है 1330 रुपये 50 पैसे का है। 1330 रुपये 50 पैसे का है। आइए अब घटाते हैं। देखो 1500 में से 1338 रुपये 50 पैसे घटाना है। 10 में 5 गया 5 है, 9 में 8 गया 1 आया और यहाँ बचा कितना 8 में 3 गया 5 है। नहीं क्या करोगे तुम 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 तो यहाँ 9 में 3 गया भाई 6 और यहाँ 4 में 3 गया 1 तो यहाँ मेरे 161.5 161.5 और अब मेरे जो करना क्या होगा हमें 1338.5 में से 650 करना है 1338.5 में से 650 करना है। भाई में से 5 आएगा 8 आएगा 13 में 5 गया 8 आएगा भैया 12 में 6 तो यहाँ मेरे 688.5 पहले इतनी बात समझिए फिर से आगे की बात करें। यहाँ मेरे इतनी बात समझते हैं। अब आगे देखिए अब मेरे हम रेशियो लेंगे तो रेशियो लेंगे तो डेसिमल से डेसिमल घट जाएगा। हाँ जी 5 से काटेंगे तो 5 5 बचा 5 15 3 बचा 5 7 35 3 बचा 5 7 35 यहाँ देखिए 5 2 10 5 15 कितना आया भाई 5 15 से 1 आया 5 2 10 5 15 3 40। अब मेरे रेशियो 3 4 2 8 इससे कट रहा है क्योंकि हमें इसका रेशियो लेना होगा मिला के मेरे को सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करें देखो ये तो क्या है कि ये 3 से 9 से भाग नहीं जाएगा 5 से भाग नहीं जाएगा 7 से भाग देते हैं 7 28 नहीं जाने लगा 7 28 4 नहीं जाएगा 7 के बाद ये 11 3 3 नहीं जाएगा 11 के बाद 13 से भाग देंगे 13 26 7 नहीं जाएगा 13 से नहीं जाएगा। मैं इसी नंबर को काटने लगा मेरा पहला काम ये होगा कि किससे कट रहा है 13 के बाद 14 हटा दो 16 हटा दो क्योंकि वो इवन नंबर है और अपना पास है उसका 17 17 भाई 17 का मैं 17 में 170 काटने लगा 17 से यहाँ काटेंगे तो भैया 17 8 और 17 का 17 बिल्कुल ठीक। तो 81 अनुपात 19 आया इसका मतलब मेरे कार्पेट के लिए 81 है तो क्लोथ के लिए कितना 19 तो टोटल कितना हो गया 81 और 19 जोड़ बताएगा मेरे 100 तो टोटल 100 यूनिट एक्चुअली कितना 100 वर्ग मीटर तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 वर्ग मीटर तो मेरे 81 यूनिट की वैल्यू 81 वर्ग मीटर और 19 यूनिट की वैल्यू 19 वर्ग मीटर मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये मोटा मोटा बात का कि इस कार्पेट का जो एरिया आएगा मेरे 81 वर्ग मीटर। अगर कार्पेट का एरिया 81 वर्ग मीटर है मेरे तो ये वाली लेंथ होगी ये लेंथ कितनी होगी 9 तो किसकी है तो इसकी साइड लेंथ होती है मतलब ये होगा साइड कवर तो उसका स्क्वायर करना होगा ये पूरी लेंथ मेरे क्या है 10 ये पूरी लेंथ 10 है ये लेंथ 9 है तो नेचुरल ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का जोड़ 1 मीटर होगा तो ये 9 है दोनों का जोड़ 1 होगा तो आधा मीटर ये रहेगी आधा मीटर ये रहेगी यानी कपड़े की चौड़ाई 0.5 मीटर रहेगी। यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा 0.5 मीटर कपड़े की चौड़ाई होगी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है ना। अब आगे देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कार ट्रैवल 20 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट कहता है कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कितनी देर चलती है 30 मिनट और कहता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x की वैल्यू ऑलरेडी निकालनी कहता है 30 मिनट तक चलती है नहीं ये 30 मिनट की 45 मिनट की ये द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी ऑफ द कार इज 14 किलोमीटर पर आवर कहता है पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है मेरे वो है 14 किलोमीटर पर आवर तो कहता है भैया x की वैल्यू क्या होगी ये वैल्यू क्या होगी तो देखिए 15 2 30 15 3 45 ये आ गया टाइम का रेशियो इसका रेशियो टाइम का रेशियो जब आप रेशियो निकाल लेते हैं ना तो उससे मिनट हट जाता है डेढ़ जाता है सेकंड हट जाता है उसको आप जिस रेशियो में चाहे उस रेशियो में कन्वर्ट कर लें यूनिट में रेशियो आ गया 2 पर 3 अब एक बार 14 छोटा 20 20 से 14 है तो आप ये देखना चाहिए 3 यूनिट 6 है 3 यूनिट 6 है तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे तो ये हो क्या रहा है आंसर गलत है इसका क्योंकि x की वैल्यू हर हाल में 2 से छोटी होनी चाहिए वो है ही नहीं ऑप्शन में मिस्टेक है भाई तो 3 यूनिट 6 तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे तो बिल्कुल ठीक है तो 2 यूनिट की वैल्यू तो आप नहीं 4 अब मेरे एक बात बताना अगर मिश्रण 20 से छोटा है तो मिश्रण इससे बड़ा होगा इससे कितना बड़ा होगा 4 तो ये होगी 10 किलोमीटर पर आवर तो हर हाल में मेरे x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में मिस्टेक है ऑप्शन 10 आंसर होगा क्योंकि मिश्रण हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के बीच की वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू मिश्रण देखिए सवाल में कह रहा है घूमने 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है कहते हैं 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और अगले 20 मिनट में 30 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो क्या भैया पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकाल क्या होगी पूरी जर्नी की औसत चाल निकाल क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले काम इनका रेशियो लीजिए टाइम का रेशियो लेंगे भैया 3 अनुपात 2 तो करना क्या मेरे 25 और 40 मिनट 25 और 40 मिनट का होगा 15 किलोमीटर पर आवर इसको मेरे तो बाकी 3 अनुपात 2 है तो 3 तो 5 5 15 3 3 9 3 9 इसका मतलब मेरे भाई ये जो वैल्यू होगी 9 होगी वाली वैल्यू होगी 6 तो 40 में से घटा के 9 आया कितना होगा 31 तो औसत चलाएंगे मेरे 31 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बनेगी 30 किलोमीटर पर आवर करीब करीब सवाल में कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की बात कहता अपनी यात्रा का एक भाग उसने कार से ट्रैवल किया और दूसरा भाग उसने रिक्शा से ट्रैवल किया कहता कुछ पार्ट तो चला है मेरे कार से बाकी पार्ट चला रिक्शा से सवाल में कह रहा है कार की जो स्पीड है वो है मेरे 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर अब कहीं बात समझता अब मेरे बात सवाल ये कह रहा है कि जो भुवनेश है उसने पूरी डिस्टेंस ट्रैवल की ना 150 किलोमीटर की उसको ट्रैवल करने के कितने घंटे लगे 10 घंटे तो ये है मेरे 1 घंटे में चली दूरी ये भी 1 घंटे में चली दूरी तो मिश्रण भी होगा ना वो आपका 1 घंटे में चली दूरी होगा तो 10 घंटे में 150 चली 1 घंटे में चलेगा 15 तो मिश्रण की स्पीड मेरे 15 किलोमीटर पर आवर तो 20 में से 15 घटाएंगे मेरे 5 आएगा और 15 में से 12 घटाएंगे मेरे 3 आएगा तो रेशियो है 3:5 इसका मतलब कार से चलने में उसने 3 मिनट टाइम लिया है तो रिक्शा से चलने में टाइम लिया होगा 5 मिनट सवाल में कह रहा है कार से और रिक्शा से चलने में जो दूरी तय उसका रेशियो बताओ तो भाई समझो कि रेशियो है और इस रेशियो को मैंने कहा रेशियो की खुद में कोई यूनिट नहीं आप 3 घंटे बोलेंगे तो ये 5 मिनट हो जाएगा इसे 3 साल बोलेंगे 5 इसे 3 सेकंड 5 सेकंड तो चूंकि मेरी स्पीड देखी है टाइम देखिए हम डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस का करना होता है मेरे बाबू क्या स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम तो स्पीड है 20 तो 20 की स्पीड से 3 घंटे की दूरी चलेगा कितनी यहाँ देखेंगे तो 12 की स्पीड से 5 घंटे की दूरी चलेगी तो 12 5 30 20 60 1 तो मेरे की जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो आएगा 1 इनके डिस्टेंस का रेशियो आएगा मेरे 1 है ना आप चाहे तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं कंबाइन करके कैसे कि मान लो सर 10 के 10 घंटे 10 घंटे में 150 किलोमीटर 10 के 10 घंटे का कार से चलता 200 किलोमीटर लेता और 10 के 10 घंटे का रिक्शा से चलता तो भैया 120 किलोमीटर लेता जबकि कुल मिला के जो चला है मेरे कितना 150 किलोमीटर 10 घंटे तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे 50 आएगा 30 आएगा यानी रेशियो काट हो जाएगा 3:5 यानी यहाँ से अगर उसने 3 मिनट घंटे यहाँ से 5 तो 20 की स्पीड से 3 घंटे में 60 12 की स्पीड से 5 घंटे 60 तो डिस्टेंस रेशियो बनेगा देखिए सवाल में कह रहे हैं मैं 255 किलोमीटर से कहता है आदमी ने 7 घंटे में 255 किलोमीटर की दूरी चली अब आगे कह रहा है कि भाई यात्रा के पहले भाग में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और अगले भाग में स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर तो पहला भाग जो चला मेरे बस से इससे चला बस से और बस से जब वो चला तो उसकी स्पीड मेरे 30 किलोमीटर पर आवर अगला जो पार्ट वो चला मेरे किसी कार से या ट्रेन से और जब ट्रेन से चला मेरे बच्चे तो सवाल में कह रहा है कि उसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर वहां पे स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर और क्या कुल मिला के 7 घंटे में 255 किलोमीटर की डिस्टेंस चल गया अब या तो 255 को 7 से भाग दे तो भाग जाएगा 255 से तो क्या है कि आप करोगे सिंपल तरीका है कि मान लो 7 के 7 घंटे बस से चले 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले तो 7 के 7 घंटे बस से चले तो 210 किलोमीटर चलेगा और 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले तो 7 5 35 7 28 315 किलोमीटर चलेगा जबकि एक्चुअल में जो उसने डिस्टेंस चली है वो चली 255 किलोमीटर तो 315 में से 255 घटाएंगे 45 15 में 60 और 255 में से 210 घटाएंगे 45 15 45 15 60 मेरे पेट्रोल रेशियो 4:3 इसका मतलब ये हुआ कि अगर बस से 4 मिनट टाइम चला होगा तो ट्रेन से चला होगा 3 मिनट इस बार वो ये नहीं पूछ रहा कि कितनी डिस्टेंस चली और डिस्टेंस का रेशियो इस बार एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चली तो मेरे पेट्रोल में देखना होगा 4 मिनट टाइम या 3 मिनट टाइम या 4 टोटल कितना टाइम लिया 7 मिनट टाइम जबकि एक्चुअल में कितना टाइम लिया हुआ है 7 घंटे एक्चुअल में टाइम 7 घंटे तो 7 मिनट एक्चुअल में 7 घंटे तो 1 मिनट की वैल्यू 1 घंटे तो एक्चुअल में वो बस से चला है 4 घंटे और ट्रेन से चला है 3 घंटे बिल्कुल ठीक है तो सवाल में बस से कितनी दूरी चली तो भैया 30 की स्पीड से
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे 4 घंटे में चलेगा 120 किलोमीटर एंड दैट इज योर राइट आंसर मेरे ये आपका करेक्ट आंसर 120 किलोमीटर का सही आंसर है ना 120 किलोमीटर का सही आंसर देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 490 किलोमीटर कहता है एक आदमी ने 6 घंटे में 490 किलोमीटर की दूरी चली इस यात्रा को दो तरीके से चला एक बस से चला दूसरा चला ट्रेन से तो बस की स्पीड में मेरे वो दी बाबू 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जबकि दूसरे भाग में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन से चला ट्रेन की जो स्पीड है भाई वो है 100 किलोमीटर पर आवर अब देखो 490 6 से भाग होगा तो करो क्या ऐसे में जाने से बेटर सीधा मान लो 6 घंटे को इससे चले 6 घंटे से चले तो 360 चलेगा 6 घंटे ट्रेन से चले तो 600 चलेगा लेकिन एक्चुअली उसमें दूरी चली कितनी मेरे तो आप कहेंगे 490 600 में 490 मेरे 490 360 130 तो आंसर है 11 अनुपात 13 इसका मतलब मेरे 11 यूनिट डिस्टेंस बस 11 घंटे बस 11 मिनट बस से चला 13 मिनट ट्रेन से अब कह रहा है बस और ट्रेन द्वारा तय की दूरी के बीच का अनुपात करो अब सीधा 11 को 60 से गुणा करो 60 बन गया यहाँ डिस्टेंस यहाँ 100 को 13 से गुणा करो 100 बन गया तो देखो मेरा बाबू 0 से 0 हो गया यह 11 66 और यह 130 अच्छा वो कट गया तो दूसरे कट 2 6 और दूसरे कट 5 तो यह 33 और 13 65 तो मेरा आंसर आएगा 33 अनुपात 65 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर अब मेरे टाइप 3 में आ रहे हैं मिश्रण के टाइप 3 में जो मैं चीज पढ़ा उसमें क्या होगा कि कोई रिजल्ट परसेंटेज में होगा यहाँ दूसरा रिजल्ट परसेंटेज में होगा इसका जो मिश्रण होगा ना वो भी आपको परसेंटेज में करना होगा अब आपका सवाल ये हो सकता है परसेंटेज किस रिस्पेक्ट में बोला जाता है जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैंने अपना आर्टिकल 10% प्रॉफिट बेची तो 10% प्रॉफिट बेची किस चीज के बारे में कह रहा है इसका मतलब ये है कि भाई अगर 100 रुपए की आपकी लागत है 100 रुपए की आपकी कॉस्ट है मेरे तो आपने इस चीज को बेचा है 10 रुपए प्रॉफिट पे 10 रुपए लाभ पे अगर आपकी लागत 100 है तो आपने इसे बेचा 10 रुपए लाभ पे अगर मैं आपको मेरे ये कहूं कि आपने इसे 3% प्रॉफिट बेच दिया एक्शन 3 इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो आपने इसे प्रॉफिट यानी आपका कॉस्ट इसकी कीमत है वो 100 है तो आपका प्रॉफिट होगा कितने का होगा 3 का तो ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज है ना तब भी इसका मतलब ये 10% प्रॉफिट होगा 100 रुपए की लागत पे 10 लाभ है ना यानी वो भी रिस्पेक्ट में होता है अलग सवाल है जैसे यहाँ सवाल लेता हूं उसको समझो जैसे सवाल भाई पहला सवाल टाइप 3 का पहला सवाल है ये सारे सवाल परसेंटेज में आपके पढ़ेंगे दूसरे कहते हैं सैलरी जनसंख्या 1,20,000 अगर पुरुषों की बात करें तो 7% बढ़ रहे हैं महिलाओं की बात करें 10% बढ़ रहे हैं टोटल पॉपुलेशन 9% बढ़ रहे हैं यानी दो कैटेगरी में बढ़ रहे हैं मेल और फीमेल सवाल में कह रहा है मेल जो बढ़ रहे हैं वो 7% बढ़ रहे हैं फीमेल जो बढ़ रहे हैं 10% बढ़ रही है लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 9.5% बढ़ रही है अब आपका सवाल वाजिब हो सकता है कि 10% 7% किसके रिस्पेक्ट में तो मेरे पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें फीमेल 10 बढ़ रही है कुल जनसंख्या 100 है तो मेल 7 बढ़ रहे हैं है ना तो देखो कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो 10 में से 9.5 घटाया तो 0.5 और 9.5 में से 7 घटाया तो 2.5 रेशियो लेंगे 5 का 5 5 25 का 5 है इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या 1 है तो महिलाओं की संख्या 5 टोटल संख्या 1 और 5 6 यूनिट और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,20,000 को तो 1 यूनिट के लिए 20 120,000 1 यूनिट के लिए 20,000 तो ये होगा 20,000 और ये होगा 20 1 लाख तो मेरे भाइयों सवाल का यहाँ पे ये हुआ कि भाई अच्छा हमसे पूछा कि भाई इनकी अंतर बताओ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट टाउन ये बढ़ा रहा है 7% 10% पढ़ लो तो ये 0.5 था ये तब 2.5 फिर जनसंख्या होगी 12,000 फिर 1,20,000 में 12,000 होगी फिर 1 लाख और 20,000 के बीच का डिफरेंस होगा 80,000 यानी मेल और फीमेल के बीच की जनसंख्या का 80,000 या तो मेरे चार ऑप्शन करेक्ट कर लो या फिर वहां 1,20,000 से 12,000 कर लो तो ऑप्शन ए फिर यहाँ करेक्ट बैठेगा अब मेरे जो ये वाला सवाल भी आपने परसेंटेज में पढ़ा है फीमेल 7% बढ़ रहा है फीमेल 10 मान लेते हैं फीमेल 7 तो बढ़ रही है 3 और बढ़ रही है ऐसे ऐसे आपने सवाल इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का पढ़ा था जहां मैं मानता था कि भैया इनकम को एक्सपेंडिचर को कैसे सेविंग को क्या होता है इनकम बढ़ जाए एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो सेविंग में क्या चेंज होगा यहां हमें ध्यान रखना है परसेंटेज के तरीके से किया यहां मैं कर रहा हूं मिक्सर तरीके से कि मेरे जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को और बचत को मिला के तो तैयार होता है वो आपकी इनकम तैयार होती है तो हमेशा मिश्रण इनकम रहेगा ये एक्सपेंडिचर को खर्चा जैसे सवाल परसेंटेज पढ़ा सवाल कहता है एक व्यक्ति की एक्सपेंडिचर का व्यय का और बचत का अनुपात है 3 अनुपात 2 यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है मेरे जो इट इज 3:2 ये रेशियो मेरे 3 अनुपात 2 अब कह रहा है कि इसकी इनकम 10% बढ़ी इन दोनों को मिला के तैयार होगा वो इनकम 10% बढ़ी खर्चा कहता 12% बढ़ गया खर्चा 12% बढ़ गया तो मेरा बचत में क्या चेंज है वो बताइए करना क्या है मेरे बाबू ये बताइए 12 में से 10 गया तो 2 यूनिट 2 को 1 यूनिट को 3 यूनिट 3 को तैयारी तो मेरा जो मिश्रण जो होगा इससे छोटा है तो इससे बड़ा कितना बड़ा 3 वाली 7% तो सेविंग कितनी बड़ी 7% बचत में 7% की बढ़ी आया समझ आइए देखिए मेरे जो सवाल में कह रहा है एक्सेस एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो परसेंटेज कहता है इनके एक्सपेंडिचर और इनके सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 कहता है इसकी इनकम 25% इंक्रीज होगी एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 35% एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज हो गया तो कहता है कि बचत कितना परसेंट इंक्रीज हो गया अब देखिए मेरे जो 35 में 25 10 तो 5 यूनिट 10% रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट 2 तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8% तो हमें बस इतना समझना है कि सेविंग जो होगा ये वाली वैल्यू 25 से 3 क्या है 25 माइनस 30% ऑप्शन सी है अविनाश की आय उससे 20 उससे वैसे 20% ज्यादा देखना मेरे इतनी चीज को सेट करता है सवाल में कह रहा है कि अविनाश की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 20% ज्यादा कहता है उसकी इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा अविनाश की आय उसके खर्चे से 20% नहीं बढ़ 5 यानी उसका खर्चा 5 है तो उसकी इनकम कितनी होगी 1 ज्यादा मतलब 6 यानी 6 कमा रहा 5 खर्च कर रहा है सेविंग कितनी होगी 1 तो मेरे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 5:1 एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मेरा तो वो आ गया 5:1 अब कह रहा है उसकी इनकम 60% बढ़ जाए इनकम 60% बढ़ जाए तथा खर्चा भी 70% बढ़ जाए खर्चा भी 70% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितनी बढ़ी होगी हमारा सवाल आइए बाबू देखिए 70 में 60 10 1 यूनिट 10 तो 5 यूनिट 50 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ध्यान से सुनना 70 में 60 10 1 यूनिट 10 है तो 5 यूनिट 50 तो मेरी सेविंग कितनी कम होगी 60 से 50 है कितनी 60 में 50 यानी बचत में जो बढ़ोतरी है वो कितनी होगी लेकिन हम कैलकुलेशन मिस्टेक कहां कर दिए बे बिना इनकम 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक है देखा मिस्टेक नहीं कैलकुलेशन आइए मेरे भाई कहते हैं दो दोस्त किशन और सूरज का वजन 4:5 में एक दोस्त है किशन और एक मेरे दोस्त है सूरज कहता है इनके वजन का अनुपात 4:5 है कहता है किशन का वजन 10% बढ़ जाता है किशन और सूरज का कुल वजन 15% बढ़ जाता है दोनों का ओवरऑल वेट 15% बढ़ जाता है तो कहता है कि भाई ये बताओ 15% की वृद्धि के साथ 82.2 किलोग्राम हो जाता है तो सूरज का वजन कितने प्रतिशत बढ़ जाता है हमें यहाँ से इसका मतलब है कि किशन और सूरज का कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ कितना हो जाता है मतलब 1% कितना 15% तो सूरज का वेट कितना बढ़ा होगा अब क्या कर लिया तो देखो 10 में अब जरा ध्यान देना ये बढ़ा 15 में से 10 घटा 5 तो 5 यूनिट में 5 है 1 यूनिट तो 4 यूनिट में 4 अब ध्यान देना 15 जो है वो इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा इसमें से 15 घटा 4 तो सूरज कितना ग्रोथ किया होगा 19% तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर मेरे दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं उसी परसेंटेज वाली चीज में सिंपल इंटरेस्ट में देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट रहती है जैसे मैं कहूं कि 8% ब्याज है मिल रहा है तो 8% ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर 8 रुपए सिंपल इंटरेस्ट 100 यूनिट का प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना है 8 हाई ना तो जो रेट होती है ना वो हमेशा प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है रेट दोनों ही हमेशा प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है और बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना है ना अब आता है सवाल देखिए मेरे जो सवाल क्या है सवाल क्या है ये पर्सन पोजेसिंग इन ₹60 लैंड पार्ट ऑफ इट 10% सिंपल इंटरेस्ट कहता है 68 रुपए का 1/10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है
एंड द रिमेनिंग 7.5% तो बाकी हिस्सा 7.5% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। कहता है एक हिस्सा 10% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दूसरा हिस्सा 7.5% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो मेरे एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मिश्रण की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो कह रहा है 6800 रुपए कुल मिला के 8% रेट मान लेते हैं मिश्रण की, 3.5 साल 3 नहीं 7 रुपए 2 साल 7 रुपए 2 साल में जो मेरे जो साधारण ब्याज है 1904 रुपए। तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहा? सवाल में 6800 रुपए, 6800 रुपए एक हिस्सा इस रेट से दिया, दूसरा हिस्सा इस रेट से दिया, ठीक है। और कुल मिला के मेरे बच्चों 6800 रुपए 3 3.5 साल में 1904 रुपए, तो 10% के हिसाब से मतलब 10% का इंटरेस्ट रेट बताइए। एक कैलकुलेट करें, 2 0 दूसरी काटो 34 अब भैया 7 से 7 14 5 7 49 7 14 7 14 5 7 49 7 14 ठीक है। और इसे काटो तो 8 32 24 60 तो मिश्रण की जो रेट है मेरे बच्चों वही 8%। पहले एक बार इतनी बात दी, ये मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंटेज होता है, इसका 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 7.5, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 8, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 10, 100 रुपए प्रिंसिपल पे सारी कहानी है। अब मेरे बच्चों हमें क्या करना है? मिश्रण करना है। तो देखिए 10% से 8% घटाओगे 2 और 8 में से 7.5 घटाओगे 0.5 काटोगे तो भैया डेसिमल घटाओगे 10 आया, 1 बटे 2 आया, अनुपात 2 आया, गुणा करोगे 2 नहीं 4, यानी ये जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो आएगा मेरे बच्चों 1:4 कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि 10% रेट पे 1 रुपए इन्वेस्ट है तो 7.5% रेट पे 4 मिनट इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1 बचा 5 मिनट, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 मिनट, 5 मिनट रिप्रेजेंट करता है 800। तो 1 मिनट की वैल्यू 5 का 5 5 की 15 5 की 30 360। अब हमसे पूछा कि ये 10% रेट पे, तो 10% रेट पे 1 मिनट इन्वेस्ट उसकी वैल्यू 360। पहले इस बात को समझिए, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन ठीक है। लेकिन मेरे दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये हो सकता है कि हम ये कहें कि मान लो पूरे 6800 रुपए को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दें, पूरे 6800 रुपए को अगर 10% की रेट पे उधार दिया जाता तो ब्याज कितना मिल जाता? 680 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे पूरे 6800 को 7.5% रेट इन्वेस्ट करते तो ब्याज कितना मिलता? 10 है ये 7.5, ये 680 10% से ब्याज 680 तो 7.5 का 3 चौथाई हुआ 10, तो इससे ब्याज कितना मिलेगा? 17 510 बहुत कोई बात समझ में नहीं दिखती। तो क्या करें 6800 रुपए को 7.5% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज निकालें, उसे कैलकुलेट करें तो आ जाएगा मेरे 510 में। उसे भी समझ में आएगा 7.5% की फ्रैक्शन ले लो भाई, 15% की फ्रैक्शन 3 बटे 20 तो 7.5% की 7.5% के लिए 3 बटे 40 काटो तो आएगा 510। यानी मैंने क्या किया पूरे 6800 रुपए पे 10% पे ब्याज दूं तो 680, पूरे 6800 को 7.5% पे ब्याज दूं तो 510 और एक्चुअल में पूरे 6800 रुपए पे जो 3.5 साल का ब्याज बना है वो बना है 1904 रुपए। तो भाई 1904 रुपए ब्याज बना है पूरे 3.5 साल का, 7 रुपए 2 साल का, तो 7 से काटेंगे 7 2 14 बचा कितना 5 7 49 7 14, तो दूसरे बनाएंगे 2 बेहतर दूंगे 2 4 2 7 14 2 4 5 7 क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 6800 रुपए का 10% से कितना ब्याज बनता? 7.5% से कितना ब्याज बनता? लेकिन बना 1 साल का ब्याज देना, ये ध्यान देना 1 साल या 1 साल में निकाल लेंगे, अब मुझे निकाल लेंगे तो 680 से 540 करेंगे तो ये आएगा भैया 96 और ये रहेंगे मेरे 24 अब लेंगे तो भैया 224 और 48 96। लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है नहीं, ये मिस्टेक करना है, ये तो 24 ठीक है गलत है, जीरो 10 में 4 6 7 में 4 3 है ना, बच्चे में 137 पे तो 24 24 24 एक बचा प्रिंसिपल में बांटेंगे खाली आइए मेरे करिए मेरे आइए मेरे सवाल में क्या सम अमाउंट ऑफ 6000 वाज लेंट आउट एट 10% पर एनम इंटरेस्ट अमाउंट 20% पर एनम कहता 6000 रुपए का कुछ हिस्सा 10% रेट पे इन्वेस्ट है, कुछ हिस्सा 20% रेट पे इन्वेस्ट है, बहुत बढ़िया। कहता कुल मिला के 6000 रुपए पे मिश्रण में रेट मान लो 4 साल के अंदर जो साधारण ब्याज बना है मेरे वो क्या बना है 2400 रुपए, ठीक है जी। पहला तरीका यहाँ से कैलकुलेट करने का, अब मिश्रण रेट 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 गया 4 3 7 2 से कटेगा 2 क्या 6 2 से 4 3 4 से निकलेगा 4 से काटे 4 बटे 4 20 तो मेरे रेट जो 85 बचे, तो मिश्रण की जो रेट मेरे 85 बचे 85 बटे 6%, क्लियर बहुत सुंदर। अगर ये बात क्लियर है मेरे जो आपको बात समझ आ रही है तब अगले स्टेप आते हैं, बड़े में से छोटी चीज को 20 में से माइनस करेंगे 85 बचे और 85 बटे 6 में से 10 घटाएंगे मैंने 20 120 में 85 मेरे 35 देखो 120 में से 85 गया 35 बटे 6 और 6 नहीं 60 85 में 25 बटे 6 5 7 35 5 तो मेरे जो ये रेशियो है 7 5 ये रेशियो है मेरे 7 5 इसका मतलब ये हुआ कि 10% रेट पे 7 यूनिट इन्वेस्ट है तो 20% रेट पे 5 यूनिट तो टोटल पैसा मेरे कितना 7 5 12 यूनिट तो 12 यूनिट जो है वो टोटल पैसे को रिप्रेजेंट करता है 6000 तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 60 500 और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 500 है तो मुझसे पूछेगा 7 यूनिट की वैल्यू तो 7 500 नहीं 3500 तो मैं ये कहता हूं 3500 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं किस रेट पे 10% पे और 5 500 और 2500 रुपए जो है वो आपके इन्वेस्ट हुए हैं मेरे 20% के क्लियर। तो 10% रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया तो 10% रेट पे 3500 ऑप्शन बी। ये तो है मेरे डिटेल में अगर डिटेल छोटी सी रेट कैलकुलेट करना, लेकिन आप ऐसा स्मार्ट अप्रोच लेना चाहते हैं रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सोचिए पूरे 6000 अगर 10% रेट पे ब्याज पे चढ़ाते तो 600 रुपए मिलता और पूरे 6000 रुपए 20% रेट से ब्याज पे चढ़ाते तो 1200 रुपए ब्याज मिलता। लेकिन एक्चुअल में जो ब्याज मिला है वो कितना है 734 रुपए ब्याज मिला, बहुत बढ़िया। कितने साल का 4 साल का, 1 साल कितना 4 25 750 तो 1 साल में 850 रुपए ब्याज तो 1200 में 850 में 350 और 850 में 600 250 0 से 0 5 25 5 7 35 तो आंसर है मेरे 7 5 आंसर है मेरे 7 5 मतलब ये हुआ कि अगर 10% से 7 यूनिट इन्वेस्ट 20% पे 5 तो 7 12 यूनिट 6 1 यूनिट 500 3500 25 रुपए दोनों तरीके से मैंने चीज को डिफरेंस सिखाया। ये आपको डिसाइड करना है मेरे बच्चों कि दोनों में आपको कौन सा तरीका लगता है। अब हम यही सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज मेरे बच्चों मैं कहूं कि मेरे आर्टिकल पे 7% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं 100 रुपए लगाए हैं तो 7 रुपए कमाए 7% प्रॉफिट मतलब ये तो 100 रुपए मेरी अगर कॉस्ट प्राइस होगी तो मैंने जो कमाया है जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 7। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी परसेंटेज में चीजें रखी हो और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रखा हो तो हमेशा ध्यान रखना किस रेस्पेक्ट में बोली जाती है चीजें सीपी पे। मैं कहूंगा मैंने 50% प्रॉफिट पे कोई चीज बेची मतलब 100 लगाए 50 प्रॉफिट लगाया मतलब कॉस्ट बेस हुआ तो प्रॉफिट 50 बहुत सुंदर। आइए देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है सोकी पर 25 टू क्वालिटीज ऑफ पल्सेस एट 200 पर क्विंटल और 260 पर क्विंटल। कहता दो तरीके की गाली एक 200 रुपए पर क्विंटल और एक मेरे 260 रुपए पर क्विंटल। कहता इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकंड क्वालिटी दूसरी वाली 52 क्विंटल हमने चीजें खरीदी दूसरे टाइप की 52 क्विंटल हमने खरीदी ताकि हाउ मेनी पल्स ऑफ क्वांटिटी शुड बी मिक्स सो दैट बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट 300 ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसे मेरे 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें तो हमें 25% प्रॉफिट। अब यहां पे बैठ जाएगा कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ मेरे पेरेंट क्या है ये पल्सेस का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरी टाइप की पल्सेस का कॉस्ट प्राइस है। मेरे मिश्रण भी क्या लेना होगा कॉस्ट प्राइस लेना होगा तो भैया 300 रुपए क्या सेलिंग प्राइस है कह रहा है सेलिंग प्राइस है 300 कह रहा है 300 रुपए पर क्विंटल में वो चीज बेच रहा है 300 रुपए पर क्विंटल में वो चीज बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। आपको क्या चाहिए सीपी का निकाल देंगे एक बात बताइए बाबू ये 25% का प्रॉफिट हमारा 25% की मेरे 1 बचा यानी चीज खरीदी अगर मेरे बच्चों 4 यूनिट में होगी तो 1 का कमाएगा लाभ तो बेचेगा कितने में 5 है 25% का मतलब 4 में 1 का 5 बेचेगा तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे 300 5 यूनिट सेलिंग प्राइस 300 रुपए पर क्विंटल 1 यूनिट 300 रुपए 5 60 तो मेरे 4 तो आएगा 60 गुना 4 आएगा 240 यानी जो 300 रुपए पर क्विंटल की चीज बेच के 25% का प्रॉफिट कमाया है एक्चुअल में वो खरीदी है 240 रुपए पर क्विंटल 240 रुपए पर क्विंटल। अब 260 में 240 मेरे 20 और 240 में से 200 मेरे 40 अगर आप इसका लेंगे तो 20 से कम 20 20 20 40 तो इसका रेशियो आ जाएगा मेरे 1:2 मतलब 2 यूनिट चीज अगर आप बेच रहे हैं मतलब 2 यूनिट चीज अगर इस रेट की है तो 1 यूनिट चीज आपको इस रेट की लेनी होगी तो 2 यूनिट
बाउंड क्विंटल है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 26, तो इसका मतलब इस टाइप की 26 क्विंटल दालें आपने ली होंगी, तब आपका मिश्रण 240 रुपये पर क्विंटल बनेगा। ठीक है जी, इस सवाल को समझने में दिक्कत आई होगी अगले पे, यही सही है, 8 सही है ना, इस टाइप। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर बट रुपीज दिस पर किलोग्राम शुड बी मिक्स्ड विद 8 किलोग्राम ऑफ शुगर बट रुपीज दिस पर किलोग्राम सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ दिस पर किलोग्राम दे मे बी गेन ऑफ 10%। सवाल में क्या है, 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम, इसे पैसे नहीं बना देता हूं, 360 पैसे पर किलोग्राम की कोस्ट वाली चीनी है, और कहता है 420 पैसे पर किलोग्राम कोस्ट प्राइस वाली चीनी, इस रेट की 8 किलो चीनी है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। और कहता है मिश्रण को 440 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है, मिश्रण को 440 पैसे मतलब 440 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है। मेरे बाबू ये ध्यान दीजिए, बेच रहे हो आप 440 पैसे पर किलोग्राम, आपको प्रॉफिट होगा 10%, 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों, यानी अगर मेरा सीपी 10 यूनिट है तो एक का कमाएगा लाख, तो बेचेगा कितने में, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 440 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू होगी 10 गुना 40, क्या होगा, यानी जो सीपी आएगा वो 400 पैसे पर किलोग्राम है, और अगर मेरे सीपी 400 पैसे पर किलोग्राम का बैठा है आपका 420 400 पैसे का 20 और यह 40, 20 का 20 40, रेशियो है मेरे बच्चों, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 4, इसका मतलब मेरे भाइयों आपका जो राइट आंसर होगा 4 किलोग्राम, सही उत्तर होगा मेरे बच्चों क्या होगा 4। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है मिश्रण सुबह 16 रुपये पर किलोग्राम, कहता है मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, और जब हम बेच रहे थे तो हमें 25% का लाभ प्राप्त हुआ। कहते हैं मिश्रण ऑफ सुबह 16 रुपये पर किलोग्राम, द मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग द शुगर ऑफ 2 पैन, कहता है 210 पैसे पर किलोग्राम वाली कोस्ट वाली चीज लाई हमने, और 252 पैसे पर किलोग्राम कोस्ट वाली चीज लाई हमने। हाँ जी, कहता है हम इन्हें किस अनुपात में मिलाएं, ये जो मिश्रण है उसे 3 रुपये पर किलोग्राम की दर पे बेचा जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टली क्वालिटी इन द मिक्सचर, ये तो प्रॉफिट ऑफ 25% इज बीइंग अर्न्ड, प्रॉफिट 25% का हुआ, तो मेरे एक बात हो, सेलिंग प्राइस 3 रुपये, 3 रुपये मतलब 300 पैसे, और प्रॉफिट होगा 25%, 25% की फ्रैक्शन मेरे पे बचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 लाख बेची 5 में, तो 5 यूनिट 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट 4 गुना 60, 240 पैसे पर किलोग्राम, या 2.40 पर किलोग्राम, तो यह मेरे 2.40 पर किलोग्राम, 252 से 240 घटाओ 240 पैसे, तो 12 पैसे, ये 30 पैसे, काटोगे 6 12 30, तो पूछ रहा है कि सस्ती महंगी, तो सस्ती 2 होगी महंगी 5, तो मेरे आंसर होगा ऑप्शन सी। कहते हैं सोडे का मूल्य 60 रुपये पर लीटर, 60 रुपये पर लीटर मेरे बच्चों, यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध होता है, पानी की कोस्ट भी 0 रुपये लीटर, तो पानी और सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए, ध्यान देना, ये पानी पहले लिखा है कि सोडा लिखा है, इन इन वाटर रेशियो फ्रीली अवेलेबल वाटर, वाटर पहले है और सोडा बाद में, ये है हमारा वाटर, ध्यान देना ये है सोडा, ठीक है जी। बाकी मिश्रण को कहता है कि 50 रुपये में बेचने में 25% का प्रॉफिट हो, मिश्रण को कहता है 50 रुपये लीटर के भाव से बेचें, तो कहता है 25% का प्रॉफिट हो, 25% की फ्रैक्शन मेरे बचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 का लाभ तो बेचा 5 होगा, तो 4 में खरीदा 1 का 5 में बेचा, तो 5 यूनिट 50, तो 1 यूनिट आया 10, तो 4 यूनिट कितना है मेरे 4 गुना 10 40, तो आंसर है मेरे 40 रुपये लीटर, आंसर है 40 रुपये लीटर, हाँ जी, यानी कि कोस्ट प्राइस बनाओ 40 रुपये लीटर है, अब भाई 60 में 40 20 40 में से 0 में 40, रेशियो लेंगे मेरे तो 2 अनुपात 1, यानी सोडे की 2 है तो वाटर की 3, उसने हमसे उल्टा पूछा, उसने हमें बोला पहले वाटर को फिर सोडा को, मेरे वाटर 1 और सोडा 2, तो आंसर देते किसी बात का ध्यान देना, 1:2 का मेरा रेशियो, हाँ जी। देखिए सवाल में पानी को 12 रुपये प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए, कहता है पानी को तो वाटर वाले 0 रुपये लीटर, बिल्कुल ठीक है, और सोडा वाले भाई 12 रुपये लीटर, अब कह रहा है कि भैया इस मिश्रण को 13 रुपये 75 पैसे में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है, 13 रुपये 75 पैसे में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है, 13 रुपये 75 पैसे बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है, 25% की फ्रैक्शन मेरे 1 बचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 का बेची कितने में 5 है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कराइए तो भाग देंगे तो 5 दूनी 10 नहीं जाएगा है ना, 5 7 35 5 7 35 2.77, 5 7 35 5 7 35 नहीं गलत कर दिया मैंने, 5 नहीं 25 आएगा 2.75 5 25 5 7 35 2 10 की घटाई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 2.75, तो देखो 4 5 20 4 7 28 और 30 और 4 4 तो सीपी आया मेरे 11 रुपये लीटर, सीपी आ गया 11 रुपये लीटर, मेरे तो सीपी आ गया 11 रुपये, बहुत ही सिंपल बस करना ही काम आपको, आपने देखा यहाँ कुछ मिश्रण की कोशिश की 12 में से गिरा 1 11 में से 0 घटाएंगे, यानी हमने किस अनुपात में लाएंगे 1 अनुपात, अभी ध्यान से पढ़िए पूछा जाता है वाटर रेशियो वाटर भी मिक्स वाटर पहले पानी को तो पानी पहले तो पानी 1 है और सोडा क्या है, मेरे तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ठीक है। देखिए मेरे प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 60 पर लीटर, कहता है पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये पर लीटर, पेट्रोल का मूल्य मेरे 60 रुपये पर लीटर, तेल का जो कीमत है ये तो पेट्रोल और ये नॉर्मल है मान लीजिए, तो नॉर्मल जो है वो है 40 रुपये लीटर, बहुत बढ़िया। कहता है पेट्रोल और तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाएं 75 रुपये में बेचने पर, कि मिश्रण को 75 रुपये में बेचने पर मेरे 25% का प्रॉफिट आपने, ठीक है मेरे 75 रुपये में अगर आप बेच रहे हैं, यानी मिश्रण को जब आप 75 रुपये पर लीटर में बेच रहे हैं तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, तो देखिए भाई 25% की फ्रैक्शन मेरे 1 बचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 का बेची 5 में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 15 60, तो आंसर है मेरे 60 रुपये लीटर, बिल्कुल ठीक है, तो एक्चुअल सीपी बना होगा 60 रुपये लीटर, तो 60 में से 60 में भाई 0 और 60 में से 40 जाते हैं 20, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे यहाँ से मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ लेकिन यहाँ से मैं क्वांटिटी लेंगे और जब तक मैं यहाँ से क्वांटिटी लूंगा ही नहीं, भाई मिश्रण का मतलब ये दो चीजों को मिक्स किया जाए, यहाँ पे एक चीज मिक्स दूसरी को मिलाएंगे, इसका मतलब सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, भाई ऐसा मिश्रण है वो संभव ही नहीं, सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मिश्रण मेरे संभव नहीं, ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए सवाल में कह रहा है 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, कहता है 42 रुपये पर किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपये पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल, ये है मेरे 7.5 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 53 रुपये 10 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 18% का प्रॉफिट हो, देखिए भाई 53 रुपये 10 पैसे के भाव से जब हम बेचेंगे पर किलोग्राम के भाव से बेचेंगे तो सवाल में 18% का प्रॉफिट होना चाहिए, 53 रुपये 10 पैसे के भाव से बेचेंगे तो 18% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मेरे 18% की फ्रैक्शन होगी भाई 1% 2% की मेरे 18 9 50, तो मेरे ये समझिए सीपी अगर 50 होगा तो प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 59, अब 59 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 53.10 तो मेरा 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सीपी 50 है। अब मेरे बच्चे हमें करना होगा डेसिमल हटाएंगे बड़े आएगा 1 0 तो 1 0 वाली, अब देखो ये खत्म, अब 9 9 81 9 50 9 81 45 8 9 50 9 45, यानी मेरे सीपी जो आ रहा है ना वो आ रहा है 45 रुपये पर किलोग्राम, देखिए प्रॉफिट को सब पढ़ चुके हैं कैलकुलेशन से भाई मत है ना, तो भाई सबके कमेंट होते हैं, अगर आप इसी में लगे हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा कमेंट हो रहा नहीं होगा, यही तो ऑनलाइन क्लासेस की बीमारी रहती है, हर बच्चे को कई बना बार दिन में 2 दिन में 10 दिन में महीने में एक बार चक्कर आता है, मेरा कमेंट भी होना चाहिए, सब कुछ होता है, अब 50 45 या 5 और 45 में 42 में तो रेशियो आएगा 5:3,
यानी यहाँ से अगर मेरे बच्चे 5 किलो लेंगे तो यहाँ से 3 किलो लेंगे, जबकि एक्चुअली यहाँ से 3 मिनट नहीं 7.5 किलो का, तो 3 मिनट रिप्रेजेंट करेगा 7.5, यानी 7 दूनी 2 किलो होगा। तो भैया 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, बटे 3 चला जाएगा, और अपने को कितने मिनट चाहिए 5 मिनट, तो 3 5 15 5 25 बटे 2 किलो, यानी 12.5 किलो, तो 12.5 किलो मेरे बच्चे में राइट आंसर, उसमें कुछ है ही नहीं। चलिए मेरे पेपर आज इतना ही रखते हैं। देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी हल्की है, मसाज है, तो मैं भी थोड़ा ढीला ही हूँ इस समय, मतलब तबीयत ढीली चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, कल मिलेंगे आपको, और कल सारे, थैंक यू।